राजीव की उम्र लगभग 25 वर्ष की हो गई थी। उसके परिवार में उसके पिता माधव और माँ उषा थी। माधव और उषा को बेटे राजीव की चिंता सता रही थी, क्योंकि जब भी वो लोग राजीव के सामने उसकी शादी की बात करते तो वो उसे अनसुना करके वहाँ से चला जाता था। बेटा राजीव, देखना, शर्मा जी की बेटी का रिश्ता आया है। लड़की काफी सुंदर है, तू एक बार देख तो ले बेटा। अरे माँ, तू भी ना जब देखो मेरी शादी के पीछे पड़ी रहती है। अरे मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ माँ, मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ, चल बाय। इतना बोलकर राजीव वहाँ से चला जाता है। इस लड़के ने मेरे नाक में दम कर रखा है, ना जाने इसे शादी के नाम सुनते ही क्या हो जाता है। अब मैं पड़ोसियों के सवाल का क्या जवाब दूं? इस तरह कई महीने बीत जाते हैं। फिर एक दिन राजीव के लिए सुमन नाम की लड़की का रिश्ता आता है। उषा जबरदस्ती राजीव की शादी सुमन से करा देती है। सुमन आज बहुत खुश थी। आज ससुराल में उसका पहला दिन था और उसकी फर्स्ट नाइट थी। सुमन का दिल तेजी से धड़क रहा था, वो नर्वस हो रही थी। रात के 10 बजे राजीव कमरे में आता है। उसके पैरों की आहट सुनकर सुमन का दिल जोरों से धड़कने लगता है। राजीव उसके पास आया और चुपचाप उसके पास में बैठ गया और हकलाते हुए बोला, क्या आप यहीं पर सोएंगी? राजीव का सवाल सुमन को बहुत अटपटा लगा। वे मन ही मन सोचने लगी, ये कैसा सवाल है? अब मैं आपकी पत्नी हूँ तो मैं आपके साथ ही सोऊंगी ना? मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, कल मुझे ऑफिस भी जाना है, मैं सोने जा रहा हूँ, तुम भी सो जाना, ठीक है? राजीव उसके बराबर में लेटकर चुपचाप सो गया और कुछ देर बाद उसे नींद आ गई। सुमन को राजीव का यह व्यवहार बहुत अटपटा लगा। सुमन भी क्या करती, वो भी चुपचाप सो जाती है। सुबह होने पर राजीव सुमन के उठने से पहले ही कहीं चला जाता है। वो रूम से बाहर आकर राजीव को देखती है। अरे ये कहाँ चलेगा इतनी सुबह सुबह? पर राजीव कहीं नहीं था। सुमन घर का सभी काम खत्म करने के बाद रात में राजीव का इंतजार कर रही थी। राजीव रात को 10 बजे घर में आया और सीधे अपने रूम में जाकर सो गया। इस तरह सुमन की शादी को लगभग 6 महीने बीत जाते हैं, पर अभी तक दोनों पति पत्नी के बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं था। वो सिर्फ रात को माँ के डर से सुमन के साथ उसके बगल में सो जाता था। फिर एक दिन, मुझे इनसे बात करनी पड़ेगी, आखिर ये मुझसे बोलते क्यों नहीं? 6 महीने हो गए हैं मुझे इस घर में आए हुए, पर एक भी दिन इन्होंने मुझसे प्यार से कभी बात नहीं करी। ये मुझे प्यार क्यों नहीं करते? आखिरकार मैं इनकी पत्नी हूँ, मेरे भी कुछ अरमान हैं। फिर रात को राजीव जब रूम में आता है तो सुमन राजीव के पास जाती है। तभी राजीव पीछे हटते हुए बोलता है, अरे तुम सो जाओ यार, और मैं भी सोने जा रहा हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ, कल मुझे ऑफिस जाना है। ठीक है, वैसे आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ यार, सब ठीक है, तुम जाओ सो जाओ और मुझे भी सोने दो प्लीज। इसी तरह समय बीतता जा रहा था। राजीव ऐसे ही कोई न कोई बहाने बनाता और सुमन से दूर रहता था। फिर एक दिन सुमन जाकर राजीव से लिपट जाती है। तभी राजीव उसे दूर हटाते हुए बोलता है, अरे यार दूर हटो, जब देखो चिपकती रहती हो, तुम्हें कोई काम धाम नहीं है क्या? राजीव क्या बात है, आप मुझसे इतना दूर दूर क्यों रहते हैं? मैं आपकी पत्नी हूँ। प्लीज मुझे कोई बात नहीं करनी है इस टॉपिक पर, कोई और बात है तो तुम बोलो मुझे। मैं आपकी पत्नी हूँ, मेरा पूरा हक है आप पर। मैं कोई भी टॉपिक पर आपसे बात कर सकती हूँ, आप क्यों नहीं जवाब देते? आखिर आपकी प्रॉब्लम क्या है? अरे अगर तुम मेरी पत्नी हो तो क्या तुम मेरी पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी करोगी? हद होती है राजीव, आप मुझसे बात तक नहीं करते, मेरे साथ बैठते भी नहीं, ना ही वक्त बिताते हैं। जब से मेरी शादी हुई है 2 पल आपने मेरे साथ नहीं बिताए, ऐसा क्यों? देखो, 2 वक्त की रोटी और सर पर छत, और हर महीने तुम्हें पैसे मिलते हैं, और तुम्हें क्या चाहिए? इससे ज्यादा यार मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, और तुम भी इससे ज्यादा की उम्मीद मुझसे मत रखो। आखिर क्यों? क्या यही पति पत्नी का रिश्ता है कि 2 वक्त की रोटी और रहने को छत मिल जाए? यही होता है रिश्ता, बोलिए। राजीव बिना जवाब दिए चादर डालकर सो जाता है। सुमन रोते रोते रात बिता देती है।
फिर एक दिन पड़ोसी सरला काकी घर आती हैं और सुमन से पूछती हैं, क्या बात है सुमन बहू, हमें खुशखबरी कब सुना रही हो? सुमन उनकी बातों का क्या जवाब देती, वह चुप रह जाती है। अब तो रोज की बात थी कि उसे कोई न कोई टोकता ही रहता था। धीरे धीरे सभी जगह यही चर्चा होने लगी कि सुमन बांझ है। अरे बहू, क्या तुम मुझे मरने के बाद पोते का मुंह दिखाओगी? सुमन चुपचाप वहाँ से बिना जवाब दिए चली जाती है। फिर जब राजीव घर आता है तो सुमन उस पर बहुत गुस्सा करती है और बोलती है, आपके चलते, सिर्फ आपके चलते सभी लोग मुझे बांझ कहने लगे हैं, और अपनी ही नहीं तो कम से कम मेरी इज्जत का ख्याल कर लो। थोड़ी सी भी आपके अंदर गैरत नाम की चीज नहीं है। आपकी पत्नी के बारे में लोग इस तरह की बातें करते हैं, आपको अच्छा लगता है क्या? सुमन की सारी बातें सुनकर भी राजीव के कान पर जूं नहीं रेंगती। वो बस चुपचाप टुकुर टुकुर देखता ही रहता है। बस इसी तरह देखते रहोगे या कुछ बोलोगे भी? अब मैं माँ जी को बता दूंगी कि कमी मुझ में नहीं, कमी आप में है, जो शादी के इतने दिन बाद भी आपने बीवी को छुआ तक नहीं है। इतना बोलकर सुमन राजीव के हाथ को पकड़ लेती है और बोलती है, अजी, क्या मैं आपको पसंद नहीं हूँ? क्या मुझ में कोई कमी है? मैं आपकी पत्नी हूँ, आप मुझे बताइए अगर कोई और प्रॉब्लम है तो। राजीव झट से उसका हाथ छुड़ाकर बोलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस तुम अपने काम से काम रखो, अपना ज्यादा दिमाग मत लगाओ, समझी ना? इतना बोलकर राजीव वहाँ से चला जाता है। कैसा आदमी है ये? इसे इतना कुछ कहा, कोई असर नहीं हुआ इस पर। उधर माँ जी पोते की जिद लेकर बैठी है, मेरी नाक में दम कर रखा है, मैं उन्हें क्या बताऊं? एक दिन राजीव की माँ, बेटा जरा इधर तो आना, ये देख तो कितनी अच्छी लड़की है। अरे माँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब आप मुझे ये लड़कियों की तस्वीर क्यों दिखा रही हैं? अरे कैसी बात कर रहे हो, लड़की देखे बिना शादी कैसे करता है कोई? फिर बाद में मत कहना कि पसंद नहीं है। कैसी बात कर रही हो माँ? मैं शादीशुदा हूँ, सुमन से मेरी शादी हुई है, मैं कोई शादी वादी नहीं करूंगा। अरे मैं इसके बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। क्यों नहीं सोच सकता? सुमन तो हमें एक संतान भी नहीं दे पाई। मोहल्ले के लोगों ने मेरी नाक में दम कर रखा है। कान खोल कर सुन ले, जिस पेड़ पर फल नहीं होता उस पेड़ को काट दिया जाता है, समझे? उस जगह फलदार पेड़ लगा दिया जाता है। माँ, इंसानों और पेड़ों में फर्क होता है। किसी भी हाल में मैं दूसरी शादी नहीं करने वाला हूँ। एक शादी करके मैं पहले ही पछता रहा हूँ। क्यों, तू पूरी जिंदगी निसंतान रहेगा? तुम्हें बाप बनने की इच्छा नहीं होती है क्या? बच्चा बच्चा, अरे बच्चे के लिए क्या क्या करोगी माँ? आप तो हद ही कर रही हो। आखिरी बार बोल रही हूँ, अगर 1 महीने के अंदर मुझे खुशखबरी नहीं मिली तो मैं तुम्हारी दूसरी शादी कर दूंगी। ये मेरा आखिरी फैसला है, कान खोल कर सुन लो। ये सभी बातें सुमन सुन रही होती है। तो दोस्तों, राजीव सुमन से क्यों दूरी बनाकर रखता है, ये आप जानेंगे इसके अगले पार्ट में। तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मानसी चंदन नगर में एक ऐसी अकेली औरत थी जो अपने घर का अकेले ही पालन पोषण किया करती थी। उसके घर में 2 बच्चे थे, काजल और सोनू, और उसके पति का नाम राजू था, जो सारा दिन घर में शराब के नशे में पड़ा रहता था। मानसी चूड़ी बेचने का काम किया करती थी। मानसी खुद ही देर रात तक अपने हाथों से चूड़ियाँ बनाती और उनको बेचा करती थी। चूड़ियाँ तो उसकी बहुत सुंदर होती थी, पर मानसी की सूरत काली थी, इसलिए गांव की सभी औरतें उसे काली चूड़ी वाली कहकर चिढ़ाते थे। सुमन रात भर चूड़ियाँ बनाती, फिर उन्हें दिन में पूरे गांव में बेचने के लिए घूमा करती थी। चूड़ियाँ ले लो, चूड़ियाँ, सुंदर सुंदर रंग बिरंगी चूड़ियाँ ले लो। ये चूड़ियाँ जो कोई भी पहनेगा उसकी सुंदरता में 4 चांद लग जाएंगे। सुमन की ये बात सुनकर एक घर से 2 औरतें सुमन को बुलाती हैं। ए चूड़ी वाली, हमें अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर चूड़ियाँ दिखाना तो। और मुझे भी, मेरे भाई की शादी है, शादी के लिए अच्छी चूड़ियाँ चाहिए। हाँ हाँ बहन, दिखाती हूँ। ये देखो ये चूड़ियाँ, ये वाली चूड़ियाँ आप पर बहुत अच्छी लगेंगी। और उषा बहन, ये तुम्हारे लिए, ये तुम पर बहुत खिलेंगी। हाँ,
ये चूड़ियाँ भी तो इतनी भी खास नहीं है। तुमने तो बिल्कुल अपनी जैसी बदसूरत चूड़ियाँ दिखा दी। मैडम जी, इतनी अच्छी तो चूड़ियाँ हैं, आपके हाथों में बहुत अच्छी लगेंगी। क्या बकवास चूड़ियाँ हैं? बाबा आदम के जमाने की चूड़ियाँ लग रही हैं। ऐसी चूड़ियाँ तो कभी नौकर भी न ले। जैसी तू है बदसूरत, वैसी तेरी ये चूड़ियाँ। फिर वो दोनों सुमन का मजाक उड़ाने लगती हैं और वहाँ से बिना चूड़ी लिए ही चली जाती हैं। इस तरह गांव की सभी औरतें सुमन का मजाक उड़ाती थीं। चूड़ियाँ ले लो, चूड़ियाँ। फिर एक दिन रात को सुमन का पति शराब के नशे में घर आता है और उससे बोलता है, अरे सुमन, कहाँ मर गई तू? मुझे जरा 100 रुपए तो दे, मुझे दवाई खरीदनी है। मुझे पता है जी, आपको कौन सी दवाई खरीदनी है। तुम्हारी अम्मा के घर में पैसों का पेड़ नहीं लगा हुआ है जो मैं तुम्हें तोड़ कर दे दूंगी। करम जले काम धाम तो करता नहीं, बस दिन भर शराब पी के पड़ा रहता है। तू कुछ ज्यादा ही बोल रही है, चुप हो जा, नहीं तो घर से बाहर निकाल दूंगा। जब देखो पटर 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 मुझे ज्ञान देती रहती है। सुमन चुपचाप डरकर वहाँ से चली जाती है। सुमन राजू की आदत से बहुत परेशान रहती थी। सुमन चूड़ियाँ बेचकर किसी तरह से अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना खिलाती थी। रात हो जाती है और सुमन और उसके बच्चे चूड़ियाँ बनाने लगते हैं। तभी सुमन की बेटी काजल बोलती है, माँ, कल से मैं भी चूड़ियाँ बेचने चलूंगी आपके साथ। आप मेरे लिए भी एक टोकरी में चूड़ियाँ रख लेना। नहीं मेरी बच्ची, तू तो अभी बहुत छोटी है, ये तो तेरे पढ़ने लिखने की उम्र है बेटा। पर माँ, मैं तो स्कूल नहीं जाती हूँ। हाँ बेटा, मैं तुझे स्कूल नहीं भेज पाती, क्या करूँ? चूड़ियाँ बेचकर जो पैसे मिलते हैं वो सब तो घर के राशन में ही खर्च हो जाते हैं। इसलिए तो मैं भी जाऊंगी चूड़ियाँ बेचने, ताकि आपकी कुछ मदद कर सकूं। ये सुनकर सुमन बेटी को गले लगा लेती है। फिर वो सब लोग सो जाते हैं। आधी रात के समय जब वो सो रहे होते हैं, तभी एक चोर कमरे की तरफ बढ़ता है और उसके बिस्तर के नीचे रखे पैसों को चुरा लेता है, जो सुमन ने आज ही चूड़ियाँ बेचकर कमाया था। तभी सुमन की नींद खुल जाती है और चोर को वो रंगे हाथ पकड़ लेती है। तब वो देखती है कि वो चोर नहीं, उसके पैसे राजू चुरा रहा होता है। ओ जी, मैंने इतनी मेहनत करके 1-1 रुपया जोड़कर घर चलाने की कोशिश करती हूँ और तुम हो जो सारे पैसे शराब में उड़ा देते हो। छोड़, मेरा हाथ छोड़। नहीं, जब तक तुम पैसे नहीं छोड़ोगे मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगी। ये सुनकर राजू को गुस्सा आ जाता है और डंडा उठाकर सुमन को मारने लगता है और पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। सुमन रोने लगती है। फिर सुबह होते ही सुमन चूड़ी बेचने जाती है, पर आज सुमन की एक भी चूड़ी नहीं बिकती। सुमन रोज रोज की इस परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आत्महत्या करने के लिए कुएं के पास जाती है। मैं अब रोज लोगों से और अपने पति से अपनी बेइज्जती नहीं करा सकती। मैं अब इस दुनिया में जीना नहीं चाहती। मैं इतनी अच्छी अच्छी चूड़ी बनाती हूँ, पर लोग मेरी सूरत के कारण चूड़ी नहीं खरीदते हैं। ये सभी बातें पास में एक पेड़ पर चुड़ैल सुन रही होती है। चुड़ैल को सुमन पर बहुत दया आ जाती है। मैंने भी आत्महत्या की, पर मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। मैं इसे अपने जैसा नहीं बनने दूंगी। मैं इसकी मदद जरूर करूंगी। फिर चुड़ैल सुमन के पास आती है। सुमन अपने सामने चुड़ैल को देखकर चौंक जाती है और उससे बोलती है, चुड़ैल जी, वैसे भी मैं मरने जा रही हूँ। मैं मर जाऊंगी, फिर तो मेरा मांस खा लेना। मैं तुम्हें मारने नहीं आई हूँ, बल्कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तुम्हारी चूड़ियाँ कोई नहीं खरीदता ना। मैं तुम्हारे लिए सुंदर और अच्छी चूड़ियों की डिजाइन बनाऊंगी। फिर चुड़ैल सुमन के शरीर में घुस जाती है और घर जाकर अच्छी अच्छी चूड़ियाँ बनाने लगती है। और सुबह होते ही चुड़ैल बनी सुमन चूड़ियाँ अपनी टोकरी में रखकर और अपने मुंह पर घूंघट डालकर गांव में जाती है। अब देखना मैं इन सब पर क्या जादू करती हूँ। चूड़ी ले लो, चूड़ी, चूड़ी ले लो, चूड़ी, मेरे पास रंग बिरंगी चूड़ियाँ हैं। तब सीमा की नजर उस चूड़ी वाली पर पड़ती है और वो चूड़ियाँ लेने जाती है। अरे वाह, इतनी सुंदर और रंग बिरंगी चूड़ियाँ। ए चूड़ी वाली,
जरा अच्छी अच्छी चूड़ियाँ दिखाना। कौन सी दिखाऊं? लाल वाली, हरी वाली या नीली वाली? लाल वाली चूड़ियाँ पहना दो। पहले ये तो बताओ, तू अपना मुंह क्यों छुपा रही है? वो मुझे शर्म आती है ना, इसलिए दूसरे गांव में जाना पड़ता है। फिर चुड़ैल सीमा को चूड़ियाँ पहना देती है और चुड़ैल पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है। इधर चुड़ैल के जाते ही सीमा अचानक से गायब हो जाती है और एक भूतिया खंडर में आकर कैद हो जाती है। आज चुड़ैल की बहुत चूड़ियाँ बिकती हैं और वो घर जाकर अपने बेटे और बेटी के लिए अच्छे अच्छे खाने और पहनने के लिए कपड़े खरीदती है। फिर रात होते ही चुड़ैल खंडर में जाती है जहाँ वो औरतें होती हैं जिन्हें चुड़ैल ने चूड़ियाँ पहनाई थी। तुम तो चुड़ैल हो, तुम हम सबको यहाँ कैसे लेकर आ गई? तुम हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। तुम लोगों को अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड है ना? अब मैं तुम सबको रोज एक एक करके मारूंगी और तुम्हारा नरम नरम मांस खाऊंगी। अरे चुड़ैल बहन, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है कि तुम हमें मारना चाहती हो? तभी चुड़ैल सुमन के रूप में आ जाती है और बोलती है, अब पहचानी? तुम सब मेरी सूरत के कारण मुझ पर हंसा करती थी ना? फिर चुड़ैल उन सब में से एक एक को मारकर उसका मांस खाने लगती है और उन सब का बचा हुआ शरीर गांव में फेंक देती है। फिर सुबह होते ही गांव में हलचल होने लगती है। अरे ससुरा, ई का होई गालबा? सपना दीदी को किसने मार दिया? कोई समझ नहीं आ रहा लालू भैया कि ये सब किसने किया। चुड़ैल इसी तरह रोज गांव में आती। जो भी चुड़ैल चूड़ी पहनती, चुड़ैल के वहाँ से जाते ही वो औरत भी गायब हो जाती और खंडर में जाकर कैद हो जाती थी। इस तरह गांव के सभी लोग परेशान होने लगते हैं कि आखिर गांव की सभी औरतें एक एक कर कहाँ गायब हो रही हैं। फिर एक दिन राजू नशे में घर आता है और बोलता है, सुमन, आज कितनी कमाई हुई है? जरा उनमें से कुछ रुपए मुझे भी दे दो, मुझे बहुत जरूरत है पैसों की इस टाइम। राजू की बात को चुड़ैल अनसुना कर देती है। तभी राजू गुस्से में डंडा उठाकर लाता है और सुमन को मारता है। तभी सुमन चुड़ैल में बदल जाती है। राजू अपने सामने चुड़ैल को देख। इसका अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट करना न भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।